सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, हम तो नए साल में आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो नए साल की शुभकामनाएं भी। आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। और आज हम बता दें कि हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। तो जो नया साल होता है, उस नए साल के साथ कुछ कुछ बातें जो पुरानी हो जाती हैं उन पर भी थोड़ा विचार करना होता है। आज हम कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बात करेंगे। गीत मंजरी होता है क्योंकि आज का दिन, तो गीत मंजरी में हम बात करेंगे पुरातन से पुकारता नया मन, इस बारे में। और साथ ही अक्सर देखा गया है ना आरती कि कुछ लोग एकदम ऐसा लगता है कुछ झुंझलाए से रहते हैं या कभी बहुत चुप चुप से रहते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो उनका लहजा बड़ा अजीब सा होता है। बिल्कुल, जैसे लगता है कि बस ये पता नहीं गुस्से में क्या कर जाएंगे। तो इसी गुस्से के बारे में बात करेंगे कि खुद से कैसी नाराजगी, भाई अपने से नाराजगी क्यों रखें। और आज हम वीरांगना प्रीतिलता वाडेदार के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आज कुछ बातें होंगी जो तर्क वितर्क की कसौटी पर एकदम खरी उतरती हैं या नहीं, ये देखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक धारणा सी बना लेते हैं पहले से अपने मन में, और बस उसी को लेके चलते रहते हैं। उसे बदलने की या उसके बारे में कुछ नया सोचने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। हाँ, ऐसा होता है। और ऐसा एक बार मैंने एक बच्चे को देखा, उसको वापस स्कूल उसकी दादी छोड़ने जा रही थी और वापस स्कूल से लौटा के बस सामने खड़ी थी और वापस उन्होंने कहा कि 2 कदम पीछे चलो। तो बस एकदम जाने के लिए तैयार रहते हैं ना सुबह सुबह, जब लॉकडाउन नहीं था, उन दिनों की बात है। तो उस बच्चे को लगा कि क्यों हम वापस जा रहे हैं। तो दादी ने कहा नहीं देखो, बिल्ली अभी रास्ता काट के गई है। तो बच्चा बोला कि उससे क्या होता है, मैं तो खेलता हूँ इस बिल्ली से। तो दादी ने कहा नहीं, लेकिन अब बच्चा भी कह रहा था और दादी भी कह रही थी। अंततः बच्चे ने चुप होकर उनकी बात मान ली और 2 कदम वापस गया और उतनी देर में बस भी चली गई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें बड़ों की मानकर हम उसे उसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ बड़ों की ही बातें नहीं, कई बार हम अपने आसपास के वातावरण को भी देखकर जो वहाँ पर चल रहा है उन्हीं बातों को अपनाते जाते हैं, जैसे जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल में चलना। और उस समय हम अपने दिमाग का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। बस हम ये सोचना भी नहीं चाहते कि आखिर जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करते। हाँ, और देखो जहाँ तक अंधविश्वास की बात है, तो कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास के शिकार या तो खुद कोई बना बैठते हैं। हालांकि बाद में उसे तोड़ने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। राजुल जी, और जरूरी नहीं बहुत बड़े बड़े अंधविश्वास हों, कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं रोजमर्रा की, जो उसमें भी हम कुछ न कुछ सोच के उसी के अनुसार चलते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए कोई क्रिकेट मैच। जब क्रिकेट मैच चल रहा हो तो उस वक्त अगर कोई उठकर गया और खिलाड़ी आउट हुआ फिर तो बस आप पकड़ के बैठ जाएंगे उसको कि आप तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। सही बात, जब तक का मैच खत्म नहीं हो जाता। हाँ, या कि कोई कमीज पहन कर गया और उस दिन खराब गुजरा, या कोई ड्रेस पहनी और उस दिन अच्छा नहीं गुजरा, कोई रंग पहना और उस दिन कोई अच्छी खबर मिल गई, तो बस उसी से जोड़ लिया जाता है। फिर पता चला कि सब आपको पड़ोसी भी हो या जो भी आपको जानने वाले हैं, वो कहेंगे हाँ वो वही शर्ट पहने या वही ड्रेस पहने वो जा रहे हैं उसी ड्रेस को पहनते रहते हैं। हाँ, वो सिग्नेचर ड्रेस बन जाती है। अब ये बातें सिर्फ ये नहीं कि पुराने ही लोग करते हैं, कई बार जो नई पीढ़ी है उनमें भी ये बातें, ऐसी तरकीन बातें देखी जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें हों, हर तरीके की बातों को सोचना चाहिए, अपने तर्क की कसौटी पे कसकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे देखा जाए तो ये प्रवृत्ति समाज के एक वर्ग में हमेशा से रही है, लेकिन अब एक ऐसा वर्ग भी
तेजी से एक वर्ग मतलब कि जो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, हर चीज पे मतलब तर्क नहीं दो उनके सामने, आप दे भी नहीं सकते। हाँ। और दूसरा वर्ग ऐसा है जो अब तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है, जिसका हर काम प्रकृति की तरह तर्क संगत होता है। और ये वर्ग आज के माहौल की कृत्रिमता से बिल्कुल अलग है, जो ये मानता है कि प्रकृति का हर कतरा, हर रेशा व्यक्ति को आंख नाक कान खोलकर फैसले करना सिखाता है। और ऐसे लोग अपने अस्तित्व को लेकर खुद से सवाल करते हैं, और अगर उन्हें कोई चीज सही नहीं लगती और तर्क पर खरी नहीं उतरती तो उस चीज को या उस रास्ते को बदलने से जरा सा भी गुरेज नहीं करते। बिल्कुल सही बात भी है भाई। वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से जिंदगी जीने का ये जो सिद्धांत है, जो फलसफा है, ये अगर लोगों के जहन में आ जाए तो कितना अच्छा हो। और आ रहा है, ऐसा नहीं है, आ भी रहा है। लोग आंख मूंद कर दूसरों का अनुसरण करने के बजाय अपना खुद का एक रास्ता बनाना सही समझते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करते हैं, और तब उस रास्ते पर आगे चलते हैं। और किसी काम को अब ये भी देखा जा रहा है कि जैसे वर्षों से जो होता चला आ रहा है उसको उसी तरह से अपना लेने के, उसी रास्ते पर चलने की, लीक पर ही चलते रहने की जो बात है, जो कहते हैं लकीर के फकीर, हाँ, उससे थोड़ा सा अब हटने की कोशिश की जा रही है। और ये पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जाता है, मेरे ख्याल से ये सवाल पूछा जाना गलत नहीं है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। बिल्कुल। और लेकिन बिना सोचे समझे और तर्क वितर्क किए बिना किसी भी बात पर यकीन कर लेने वालों की संख्या लेकिन अभी भी घटी नहीं है, अभी भी बहुत है। जो लोग किसी व्यक्ति विशेष या घटनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल। क्योंकि वो हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति या विचारधारा को तलाशते रहते हैं जिस पर कि वो आंख मूंद कर विश्वास कर सकें और जिसके पीछे पीछे चल सकें। देखा जाए तो किसी बात पर सवाल न करने की प्रवृत्ति इंसान के व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी बाधक है, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं राजुल जी बचपन में हमारे छिपी होती है। बिल्कुल 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 सही कह रही हो तुम। देखो ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार पूछ लेते हैं, अगर उन्हें किसी बात के लिए टोका जाता है कि तेज मत दौड़ो, या शाम के समय इस तरह कूदो मत, कुछ इस तरह की बातें कभी कभी मना की जाती हैं, तो बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों ना करें, बैठ क्यों जाएं, या इस चीज को हम इस तरह से इस्तेमाल क्यों ना करें, पूछते हैं। बिल्कुल। और तब बड़े लोग ये कह देते हैं कि ऐसा होता आ रहा है इसलिए तुम्हें भी ऐसा करना है, बस। तो बस ये बात जब बच्चों के जहन में बैठ जाती है और फिर उनके दिमाग में ये रहता है कि क्योंकि ये होता आ रहा है तो जो सीखा हुआ व्यवहार है वो वही उनके जीवन में उतर आता है और वो उसी पर चलते हैं। जी बिल्कुल। और मतलब बहस मत करो, ये अगर हम कोई चीज पूछना भी चाहें तो फिर हमें क्या कहा जाता है, बहस मत करो। हाँ, बहुत जोर से डांट पड़ती है, बहस मत करो। जी। तो उसकी ये फिर इसकी प्रतिक्रिया होती है कि सारी उम्र के लिए वो जो बहस करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, किसी बहस ऐसा नहीं कि आप इसके पीछे पड़े हुए, बहस ये कि किसी चीज का कारण पूछना, उसकी वजह पूछना कि ये चीज क्यों हो रही है। बिल्कुल। तो वो बहस नहीं है, उसका अगर कोई कारण है तो आप उसे अच्छे से समझाइए। बिल्कुल। और सवाल करने की उनको छूट दी जाए, उनको किसी बात को थोपने की बजाय अगर वो किसी बात पर जानना चाह रहे हैं तो अगर उस बात को आप बच्चों से तभी मनवाएं जब आपके पास उसके बारे में कोई एक सही जवाब हो। बिल्कुल। जिसको आप भी अपने मन में अगर सोच कर देखें तो वो सही लगे। तो तभी ये बात सही है कि जैसे कुछ छोटे छोटे इस तरह के अंधविश्वास होते हैं कि चलते समय कहीं पर खाली बाल्टी ना दिखे, कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उन चीजों के बारे में अगर बच्चों के मन में कोई वो है तो उसको निकालने की बल्कि कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें थोपने की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक नया सृजन करने की कोशिश करिए, जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करिए, ना कि एक लकीर के फकीर बने रहिए। बिल्कुल। और वैसे भी आज का दौर जो है वो सूचना और जानकारियों का दौर है, जिसकी वजह से तार्किक सोच को बढ़ावा मिल रहा है। जो भी व्यक्ति अपने अंदर तार्किक सोच समझ रखता है वो व्यक्ति दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर चलना जानता है। जैसे जैसे ऐसी तार्किक सोच वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी, समाज, देश और पूरे विश्व की तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे ये कोई आज की बात नहीं है, ऐसा होता आया है। ये सोचा गया, तर्क से ही ये जाना गया कि पृथ्वी गोल है, तर्क से ही जाना गया कि जो
तमाम महाद्वीपों की खोज हुई या लोग जब इस तरह के यातायात के साधन या तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ था, तब इतने सारे देश और महाद्वीप और ये सब खोजे गए, तो वो उन्हीं लोगों के द्वारा खोजे गए जो जिज्ञासु थे, जो लीक से हटकर रास्ता बनाने पर यकीन करते थे और जिन्होंने एक बनी बनाए दिशा में बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो भाई ये तो हम कहेंगे कि जो बनी बनाई दिशा है उस पे बजाय नए नए रास्ते खोजने का मजा ही कुछ और है, और जैसे कि बातों के बीच में एक गाना सुन लेने का मजा कुछ और है। और इस पे मैं कोई तर्क नहीं करूंगी। सदा सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। मेरी आवाज का तीर जाएगा दिल को भी चीर, मेरी आवाज का तीर जाएगा दिल को भी चीर, खोए नफरत लाए उल्फत ये असर है मेहरबान, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। प्यार रसता है मेरा, ऐसा राही हूँ तेरा, प्यार रसता है मेरा, ऐसा राही हूँ तेरा, ना रहूँ मैं ना रहे तू, पर रहेगी दास्तां, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। दो दिलों की ये लगन जाने धरती और गगन, दो दिलों की ये लगन जाने धरती और गगन, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, जिस्म दो है एक जान, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। ओ सुन ले तू दिल की सदा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। आज तक जो भी हुआ झूठे झगड़ों ने किया, आज तक जो भी हुआ, आज तक जो भी हुआ झूठे झगड़ों ने किया,
प्यार होता कुछ न होता, न उजड़ते आशियां। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। प्यार जिसने न किया, खाक दुनिया में जिया। प्यार जिसने न किया, प्यार जिसने न किया, खाक दुनिया में जिया। उसका जीवन कोई जीवन जैसे वीरान बस्तियां। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। प्यार जिस दिल में जवां, समझो भगवान वहाँ। प्यार जिस दिल में जवां, प्यार जिस दिल में जवां, समझो भगवान वहाँ। मान ले तू और समझ ले धड़कनों की ये जुबां। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। दिल की सदा सुनने वाले हमेशा जो तर्क करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दिल की सदा से जो दूर हो जाते हैं, फिर उनका तर्क क्या बन जाता है? कुतर्क। बड़ा बारीक सा फर्क होता है। जी। लेकिन कई बार देखते नहीं है कि तर्क करते करते अचानक हम एक किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम सही बात को झुठलाने के लिए बिल्कुल एकदम कमर कस लेते हैं। बिल्कुल कि हम उसे झुठलाकर ही रहेंगे। जैसे कई बार होता है ना, किसी को ये जो कुतर्क वाली चीजें होती, मुझे लगता है कई बार लोग इसलिए भी करते हैं कि दूसरे का से हारना नहीं है, अपनी बात को ऊपर ही रखना है। और कई बार इसलिए भी होता है कि किसी दूसरे को, सामने वाले को कमजोर कर देना है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाए। देखिए कितना आत्मविश्वास है, कभी कभी तो परीक्षा लेने के लिए भी। जैसे अब एक गिलास रखा है मेज पर और उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी पूरा नहीं भरा हुआ है। तो किसी ने कहा कि आधा भरा हुआ है। नहीं, आधा खाली है। आधा भरा हुआ है तो आधा खाली भी तो है। अब यहाँ पर ये जो कुतर्क होने लगता है, तो उसका जवाब फिर देने में अगर कोई आशावादी इंसान है तो वो पूरे भरे ही ग्लास को देखेगा, और जो निराशावादी है फिर वो कहेगा कि हाँ आधा खाली तो है। या जैसे दरवाजा आधा खुला है, दरवाजे तो बंद है। कहाँ खुले हैं? नहीं, पूरे तो नहीं खुले हैं, दरवाजे तो बंद हैं, क्योंकि वो आधा, और जो जिसको कहते हैं ना आधा की बार उड़का हुआ है। हाँ। तो उस तरह से अगर है तो फिर ये बातें जो हैं, कई बार जो बातचीत है और व्यवहार है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। बिल्कुल। और कुतर्क के सामने तर्क सिर्फ इसलिए विजयी होता है, इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसके पास पुख्ता जो प्रमाण है वो होते हैं और मजबूती के साथ वो खड़ा रहता है। और कुतर्क का क्या है, वो नींव विहीन होता है, उसकी नींव तो कोई होती नहीं है, बस असहाय सा लड़ता नजर आता है और अंततः हार जाता है। हाँ, लेकिन जो तभी हारता है जब तर्क करने वाला इंसान अपने अंदर से विश्वास से भरा हुआ हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप तार्किक हैं लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है और उस तर्क शक्ति का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं होता, और ऐसे ही जगह पे आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। जी, होता है अक्सर। और फिर ऐसे में लगता है कि अरे ये क्या, अब हम इस बारे में क्या बात करें।
जी, बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसे लोगों से बहुत देर तक, क्योंकि जब आप समझ जाएँ, क्योंकि थोड़ी समय बाद समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इंसान सामने वाला चाहता क्या है। ये चाहता है कि उसको मालूम है सच्चाई क्या है, लेकिन वो जब कुतर्क पे कुतर्क देता जाएगा, वो चाह रहा होता है कि आप कहीं न कहीं से हार मानें। अपनी बात सही बिल्कुल, साबित हो जाए। तो ऐसे लोगों के पीछे आप अपनी ऊर्जा बेकार मत करें, मैं तो यही सही कहूँगी। बात है, क्योंकि आप अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल अपने हित के लिए, जी। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या अपने दृष्टिकोण को सुधारने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं सुधारा जा बिल्कुल। सकता अपने तर्क से। जी। अपने तर्क से अपनी जो रास्ते हैं जी। उनको प्रशस्त किया जा सकता है, जी। लेकिन किसी दूसरे के जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको एक आध बार चेतावनी दी जा सकती है। चेतावनी देना आपका फर्ज है। वो आपको बताना चाहिए कि हाँ, तुम ये कर रहे हो वो सही नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद आप उसको उसके हाल पे छोड़ना ही पड़ता है आपको फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसका परिणाम ये होगा कि वो विवाद बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तर्क, कुतर्क और विवाद, ये तीनों स्थितियां जब सामने हों तो जो तार्किक इंसान होता है वो एक अपना सही रास्ता चुनता है कि उसने अपनी बात रख दी है और एक जो स्थापित सत्य है वो उसी को मानकर चल रहा है, जो जानी मानी बात है उसी को मानकर वो चल रहा है। और कई बार तो लोग ये भी कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये नहीं मानते, मैं ये मानता हूँ, आपका ये मंतव्य हो सकता है, मेरा ये मंतव्य हो सकता है, तो हम दोनों के रास्ते जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में हम दोनों सोचें, तो हम दोनों के रास्ते अलग भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से समझदारी से, विवेक से, फिर वही विवेक की बात आ जाती है, तो विवेक और तर्क इन दोनों का चोली दामन का साथ होता है। और जहाँ पर विवेक और तर्क की बात होती है वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग बहुत जरूरी है। बुद्धि को जब हम शुरू से ही बकायदा मांझते रहते हैं, उसे उन बातों की ओर अग्रसर करते रहते हैं जो कि तर्क संगत होती हैं बच्चों की बुद्धि को, तो उनका जो विकास होता है, जो उनके सोचने समझने का रवैया होता है, वो उसी तरफ बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। वो पंख मिलते हैं उन्हें ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, ना कि एक जगह पे ठहरे रहने के लिए। बिल्कुल, और हम भी ठहरेंगे नहीं, हम एक गाना और सुनेंगे और फिर आगे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। Jolly, 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 jolly. Jolly, 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 jolly. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। मेरी बाहों इन तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें, जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो
किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से हरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं। राजुल जी, आज है बुधवार और आज है वीरांगना का दिन। हम वीरांगनाओं के बारे में बात करते हैं। आज के दिन हम वीरांगना ऐसी महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया उनकी बहादुरी की वजह से। और ये बात उस समय की है जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और देश का हर एक नागरिक अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए अपनी अपनी तरह से संघर्ष करने में जुटा हुआ था। उस वक्त बांग्लादेश बंगाल का ही एक हिस्सा था और वहीं एक जगह है चटगांव और वहीं एक छोटा सा गांव है ढालघाट। ढालघाट में रहने वाले आर्थिक रूप से ठीक ठाक स्थिति वाले और शिक्षा के महत्व को समझने वाले एक परिवार में जगत बंधु और प्रतिभा के घर 5 मई 1911 को एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने प्रीतिलता रखा। प्रीतिलता वाडेदार के माता पिता शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, जैसा कि अभी तुमने बताया। तो उन्होंने उनकी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीरता से काम किया और वो पढ़ाई में तेज भी बहुत ज़्यादा थी। उनकी तीव्र बुद्धि का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल में उनका दाखिला सीधे तीसरी कक्षा में हुआ था। जी। पढ़ाई में तेज प्रीतिलता ने स्कॉलरशिप भी हासिल की। 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए वो ढाका चली गई। ढाका से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। जिस वक्त वो पढ़ने की शुरुआत कर रही थी उस वक्त एक शख्स देश की आज़ादी के लिए आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे। जी, और उस शख्स का नाम था सूर्यसेन, जिन्हें सब प्यार से मास्टरदा कहते थे। मास्टरदा की अंग्रेज सरकार विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। और तभी पहली बार प्रीतिलता ने सूर्यसेन को देखा और उनसे बहुत प्रभावित हुई और स्वयं भी देश की आज़ादी में सक्रिय भूमिका में आने की तैयारी में जुट गईं। प्रीतिलता ने चुपचाप आंदोलन से जुड़े साहित्य इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पढ़ाई के साथ साथ वो चोरी छिपे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। वो जब अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री लेने के लिए कलकत्ता के बेथुन कॉलेज पहुंची तो उनकी गतिविधियां भी बढ़ चुकी थीं। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने जेल में बंद स्वाधीनता संग्राम सेनानी रामकृष्ण विश्वास से कई बार मुलाकात की और चोरी छिपे कलकत्ता से चटगांव के क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराने लगी। और स्नातक करने के बाद प्रीतिलता को चटगांव में नौकरी मिली तो ये उनके लिए एक मुंह मांगी बात पूरी होने जैसा था, क्योंकि वहां पर मास्टरदा सूर्यसेन थे जिन्हें प्रीतिलता ने देखा तो था पर मुलाकात नहीं हुई थी।
और मास्टरदास सूर्यसेन ने प्रीतिलता के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में हिस्सा लेने की बात तो सुनी थी, पर वो उन्हें अपने दल में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन प्रीतिलता का देश के प्रति समर्पण देखकर उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया गया। और ये उनका फैसला जो था वो बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि प्रीतिलता के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कई बार अंग्रेज सरकार को नाको चने चबवा दिए। उन दिनों चटगांव में एक यूरोपियन क्लब हुआ करता था जहां पर अंग्रेज अफसर अक्सर जाया करते थे। इस क्लब के बाहर एक बहुत बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा होता था जिसमें भारतीयों के लिए बहुत अपमानजनक बात लिखी होती थी और वहां पर भारतीयों का प्रवेश जो था वो वर्जित था। मास्टरदास सूर्यसेन ने इसी क्लब पर हमला करने की योजना बनाई। पहली बार तो योजना का क्रियान्वयन टाल दिया गया, लेकिन दूसरी बार प्रीतिलता वाडेदार को इस योजना को पूरा करने के लिए चुना गया। और योजना के अनुसार प्रीतिलता के साथ 8 अन्य साथी भी गए। सबके पास साइनाइड की गोलियां भी थीं, जिससे वो जिंदा अंग्रेजों के हाथ न लग सकें। प्रीतिलता जब क्लब के पास पहुंची तो उनकी टीम 3 हिस्सों में बंट गई और क्लब पर धावा बोल दिया गया। इसी हमले के दौरान एक अंग्रेज अफसर की गोली प्रीतिलता को लग गई और अंग्रेज सरकार के अफसरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को घिरा हुआ देखकर प्रीतिलता वाडेदार ने तुरंत साइनाइड की गोली निगल ली, क्योंकि वो जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहती थी। प्रीतिलता वाडेदार इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी बहादुरी और उनके प्राणों की आहुति ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। भारत की ऐसी वीरांगना की बहादुरी को, उनके जज्बे को, उनकी इस बेमिसाल कर्तव्य परायणता को शत शत नमन। ये पल
देखो इस गाने में कितनी अच्छी बात कही गई है कि अगर कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिंदगी में जी। जब मन कहीं और होता है और रास्ता कुछ किसी और तरफ ले जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर ही ऐसा होता है कि हम्म। कुछ हम सोचते हैं, हो कुछ और जाता है। कहीं और हमारा मन जाना चाहता है, लेकिन हमें जाना कहीं और पड़ता है। और ऐसे में जब समय अनुकूल नहीं होता तो कुछ लोग खुद को उसका दोषी बना लेते हैं। जी। उनको लगता है कि हमारी वजह से हुआ है ये, हम इन्हें कुछ गड़बड़ की होगी, इसी जी। वजह से हो गया है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो खुद से नाराज रहने लगते हैं। जी। अब जो ये वाली स्थिति है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए हर तरह से नुकसानदेह है। जी, बिल्कुल। अक्सर ऐसा सुना होगा, तुमने भी सुना होगा और या हमने कई बार अपने आप से भी कहा होगा कि भाई ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ये हमेशा हर बार हमारे साथ क्यों हो जाता है। या जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, लो होम करते ही हाथ जल जाते हैं। कुछ अच्छा करने चले थे, लो यहाँ पर तो ये हो गया। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं कि अचानक जब कोई परेशानी आती है तो बस संतुलन बिगड़ जाता है और लगता है कि हम तो कुछ और सोच कर चले थे और यहाँ तो काम ही बिगड़ बिल्कुल। गया। मतलब खुद को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसको उसकी बजाय हम खुद के लिए सोचने लगते हैं कि जो भी दोष है वो हमारा ही होगा। और छोटी-छोटी बातों को ही लेके बैठ जाते हैं और छोटी-छोटी बातों पर खुद से नाराज होने वाले बहुत से लोग हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे आस-पास ऐसे मौजूद होंगे जो ये इस तरीके से अपने आप को दोषी मानकर चलते होंगे मन ही मन। बिल्कुल। और बाहर से, क्योंकि बाहर से कोई नहीं पता चलता कि कौन क्या सोच रहा है अपने दिमाग में, किस स्थिति, कौन सी स्थिति से, कौन परिस्थिति से कैसे जूझ रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, तो वो वही जानता है। और बिल्कुल नॉर्मली लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि हाँ उसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि वो दुखी है, परेशान है। वो बाहर से आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके ज्वालामुखी चल रहा होगा। और वो ज्वालामुखी खुद को ही जला रहा होगा। और फिर ऐसे जब ये बात होती है ना कि जब आप अपने आप अंदर ही अंदर आपको कोई बात परेशान करती जा रही है, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपनी उदासी के लिए भी लगता है कि ये इन्हीं की गलती है। हम हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही, मुंह ही हमारा ऐसा है, हम क्या करें। अक्सर मैं कहते हुए सुना भी है मैंने कि लोग यही कहेंगे कि नहीं ये सारी गलती हमारी है, सामने वाला बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और ऐसे लोगों का आत्मविश्वास राजुल जी ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ हम जो भी गलत होता है दुनिया में वो हमारी वजह से हो रहा है। सही बात है। ऐसे में मुझे एक अपनी दीदी कहते हैं उन्हें हम, और उनकी बात याद आती है कि वो हमेशा कहती हैं कि खुद को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानो कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो शायद यहाँ पर यही एक अंदर ही अंदर शायद ये बात मान ली जाती कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी ही वजह से हो रहा है, गलत हो रहा है तो मेरी ही वजह से हो रहा है। और जो ये लोग होते हैं उनकी नजर उस तरफ नहीं जाती जो सही हो रहा है। बिल्कुल सही। और इसी के ठीक उलट वो लोग भी होते हैं जो अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं कि नहीं, इस समय ये बात नहीं बोलनी है, इस समय ये कहना है, या इस तरह की चीज जो है हमें अभी नहीं बोलनी है। तो ये जिन बच्चों की परवरिश बहुत ज्यादा सख्त अनुशासन भरे माहौल में होती है, उनके सामने इसी तरह की स्थिति आ जाती है कि मतलब वो उनको हर चीज पर एकदम नियंत्रित रहते हैं कि कुछ मुंह से निकल ना जाए, कुछ गलत बोल ना जाए, कुछ कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुत सतर्क। जी। और वो परेशानियों को झेलते रहते हैं खुद ही, सामने वाले को पता नहीं चलने देते कि हमारे अंदर कितनी परेशानियां चल रही हैं, कितना दुख चल रहा है। तो ये चीजें उनको अंदर अंदर खाती रहती हैं। बिल्कुल। और कई बार जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है और जो अपनी मनोदशा और भावनाओं के उतार चढ़ाव को पहचान नहीं पाते, ऐसे लोग भी हमेशा भ्रमित से रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं। स्वयं से नाराज रहने वाला व्यक्ति हर पल अपना ही नुकसान कर रहा होता है हर हालत में। बिल्कुल। और समय के साथ ऐसे लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक होने लगता है और हमेशा तनावग्रस्त रहने से जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उस पे पूरा इफेक्ट पड़ता है। आपका काम उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके संबंधों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा,
ये भी देखा गया है कि इनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने काम को कि बिल्कुल अगर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट, कि पूरी हद तक उसी इतने ही अंश कोण पर इतना ही होना चाहिए। अगर घर में सभी कुशन जो हैं वो इस दिशा में रखे हैं सोफे पर, तो उनको उसी दिशा में रखा होना चाहिए। अगर उनमें ज़रा सी भी उलटफेर हो गई तो उनको परेशानी होने लगती है। बिल्कुल, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कि एक सनक सी हो जाती है कि नहीं, हमको ये ऐसे ही करना है, इसी तरह से करना है। और हर बार उस तरह का ना तो शरीर साथ देता है, ना जी। उतना समय होता है। तो जब ऐसा नहीं हो पाता तब भी उनका दिमाग उलझता है और वो कहते हैं कि ये सब हमारी गलती है, हम ही नहीं कर पा रहे हैं। जी, और ऐसे लोग केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम दूसरों के साथ खुद को भी माफ़ करना सीख जाएँ, तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। हर बात के लिए खुद को दोषी मानने की प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अगर कभी किसी से कोई मतभेद हो भी जाए तो बातचीत करिए, उसके ज़रिए उसको ख़त्म करिए, सुलझाइए बिल्कुल, अपनी बातों को। हाँ। और जीवन बहुत कीमती है, हर पल बहुत कीमती है, और उसमें आप केवल अगर पुरानी बातें, पुरानी दुखी करने वाली बातों को याद कर के रोते रहें या सोचते रहें कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता, तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए। वो बीत चुका है, आप वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते। अपने भविष्य को देखिए और वर्तमान को अच्छे तरीके से उसमें आप जीवन गुजारिए। क्या बात कही आरती। चलो इसी बात पर गाना सुन लेते हैं। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। मिली जो हम तो क्या हुआ, बहारों के गीत सजाने। मिले जो हम तो क्या हुआ, बहारों के गीत सजाने। बुझे कोई आशा का दिया तो फिर से जला ले। दुखों से तू हार न राही, किए जा जतन हो। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन।
के तू चल, चल न तुझे होगा। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चल न तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण, गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। वाह, क्या बढ़िया गाना है, बहुत सुंदर गाना है। बिल्कुल। और आज गीत मंजरी का भी दिन है राजल जी, याद है ना आपको? हाँ बिल्कुल याद है। पुरातन से पुकारता नया मन। हाँ, कितना अच्छी सा विषय है ये। जी बिल्कुल। और जीवन के कानों में नवीनता की आहटें और आवाजें गूंज रही हैं। ये आवाजें और आहटें केवल उसके लिए हैं जिसने निरंतर बस पुराने होने का अभ्यास किया है, जो अपने होने को निरंतर नया होते देखने से चूक गया है, जो हर क्षण में घटित होती नवीनता से बेखबर रह गया है। समय का कोई भी मोड़ हमें हमारी चिर नवीनता की ओर ले जा सकता है। समय का कोई भी मोड़ हमें हर क्षण में घुली नव्यता में डुबो सकता है। समय का कोई भी मोड़ हमारे भीतर की हर एक पुरातन जड़ता को हमेशा के लिए धो सकता है। बेशक ऐसा हो सकता है, बशर्ते हम उस चरवाहे जैसे हो पाएं जो हमारे पुरखों की कहानियों में मजे से बांसुरी बजा रहा है। और ये वो चरवाहा था जिससे किसी ने एक बार पूछा कि बताओ आज मौसम कैसा रहेगा। सवाल सुनकर चरवाहा मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि मानो यही उसका जवाब हो, मुस्कुराहट। तो सवाल पूछने वाला भी कहाँ मानने वाला था। उसने दोबारा पूछा, हंसो मत, ये बताओ आज मौसम कैसा रहेगा। चरवाहा बंसी में सुर फूंकते फूंकते रुका और बोला, जैसा मैं चाहूंगा वैसा। तो उस व्यक्ति ने बहुत आश्चर्य से पूछा कि मतलब? चरवाहे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मतलब ये कि मौसम तो हर हाल में वैसा रहेगा जैसा प्रकृति चाहेगी, पर मेरे मन का मौसम वैसा रहेगा जैसा मैं चाहूंगा। जी। उस दिन पूछने वाले को एक नया सबक मिला कि अगर भीतर का मौसम बदल जाए तो बाहर का मौसम अपने आप बदल जाता है। बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा बदन की कृष्ण का मंदिर दिखाई दे। बोले तो बांसुरी कहीं। चेहरा तमाम नगमगी, आंखें तमाम ले, देखूं उसे तो जिंदगी गाती दिखाई दे। बोले तो बांसुरी कहीं। बदन है घटाओं के भेष में, बूंदों में उसका लहजा
खनकता सुनाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं। भाई जो बोल हैं उनमें अगर संगीत सुनाई दे तो इसका मतलब है कि मन का मौसम बदला हुआ है। बिल्कुल, और ये बदलता हुआ दौर मनुष्य को ये मौका देता है कि वो अपने दिमाग में, अपने दिल में झांके और खुद को बदलने की कोशिश करे। अगर हम सही मायनों में अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर सीखने और प्रशिक्षित किए जाने के लिए सक्रिय रहता है, और इसका अर्थ ये है कि हम कुछ भी नया सीखने और अपनी सोच को ना बदल पाने के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, जो हमारे दिमाग से जो एक अच्छे वाले जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमको बराबर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो ये भावना पैदा होती है, वो उस वक्त सक्रिय हो जाते हैं जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा करके जो खुशी मिलती है तो वो खुशी का कहना ही क्या। और इससे ये पता लगता है कि जब भी हम अपने जीवन को किसी संकल्प से जोड़ देते हैं तो उस जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अपने स्वार्थ से परे जीवन को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है कि हम किसी के काम आ सकें। हाँ। और ये तो हम सभी जिनने जांचा परखा होगा कि जब हम प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर पूरे मन से किसी काम में जुटते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वो उन क्षणों को अपने एक आनंद केंद्र में संजो कर रख लेता है। और आनंद केंद्र में संजो कर रखने का मतलब ये है कि जब हम निराशा में डूबने लगे तो उन पलों को याद करके एक नए जोश से उठ खड़े हों। और अगर हम सच में तनाव और क्लेश रहित जीवन जीना चाहते हैं तो हम जो भी काम करें उसे पूरे मन के साथ खुश होकर करें और जो है उसमें संतोष जी। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। से उड़ के घटा चली, सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली, बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है। थोड़ा है
और थोड़े की ज़रूरत है। ये जो मानसिकता है, ये कई बार तो हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है और कई बार हमको वहीं पर रोक लेती है। जी। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना कि कुछ अच्छा करें और कुछ नया करें, तो नया करने में हम वो सभी बातें भूलते जाते हैं जो कि हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं। जी। देखो, हम जो भी ये बातें करते हैं ना कि जो प्रोत्साहन मिलता है जीवन को जीने के लिए, जो ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा पाने के लिए जो अच्छे-अच्छे काम करने की बातें, वो सभी हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही हैं। जी। है ना? परोपकार करना, दान करना, दूसरों के काम आना। जी। लेकिन कई बार आधुनिकता की लहर में हम इन बातों को भूल जाते हैं जी। और ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारा ये मस्तिष्क है, इसको सक्रिय रखने के जितने सटीक और सार्थक उपाय हमारे संस्कृति में हैं, उतने शायद और कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल। और दान का आप ये मत सोचिए दान आप पैसे का ही कर सकते हैं कि आप धन का ही दान करें। दान ज्ञान, अनुभव, प्रज्ञा, भावनाएं, कलाएं, तरह तरह की जो भी आपने सीखा हुआ है, जो भी आपको आता है, पर्व, भाषाएं, यहाँ तक कि समय, स्पर्श, विश्वास और क्षमा का भी दान, ये सब चीजें दान के अंदर ही आती हैं। किसी को अपना विश्वास सौंप देना, जी। कितनी बड़ी बात है। किसी को और क्षमा कर देना, वो भी बहुत बड़ी बात जी। है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हमें सुनने में ज़रूर ऐसा लगेगा कि ये तो होता चला आ रहा है, लेकिन जी। ये जो होता चला आ रहा है, इसी में हमारे अंदर की सार्थकता जुड़ी है और इसी में से हमें अपने आज के जीवन के लिए एक कुछ नवीन बात खोज के आगे बढ़ना है। अच्छी चीज अगर पीछे से चली आ रही तो उसे लेना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर जीवन से कहीं कुछ बटोरा है, जी, तो कहीं कुछ छीना भी है, तो अब कुछ ना देना भी तो शुरू कीजिए ना। कुछ ना कुछ, कहीं कुछ दूसरों को भी तो देना शुरू करिए। कहीं ऐसे सूने से कोने में एक पौधा रोप दे, जहाँ पे एक पेड़, छायादार पेड़ कल को पनपे और फिर उसको लहलहाने दें, झूमने दें और उसमें फल आने दें। और फिर फल आने वाले वक्त में जो वहाँ से गुजरते हुए राही खाएंगे, उनको उनकी तृप्ति के बारे में सोच के जो खुशी मिलती है। बिल्कुल। या फिर किसी छोटे से बच्चे को बस ऐसे ही एक इंच छोटी सी मुस्कान थमा दीजिए। हाँ, कितना प्यारा। ये जीवन की बातें हैं जिनको हमें आधुनिकता बोध की वजह से हम भूल से गए हैं, लेकिन इसे वापस लौटाना जरूरी है जीवन को। हाँ, मतलब हम अपने चेहरे पर एक ऐसा तनाव लेकर, एक अपना अपने महत्व से भरा हुआ अपना व्यक्तित्व लेकर ऐसे डोलते हुए फिरते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो सब हमारे कंधों पर है और हम हिले कि सब डगमगा गया। और उस चक्कर में हम वो चीजें भूल जाते हैं जो कि बहुत अंदर से आपको समृद्ध करती हैं, आपको अंदर से नरम बना देती हैं। और वैसे भी ये जो दौर है ना, ये लॉकडाउन या ये जो चीजें हमने सीखी है इन समय में, इसने इस वक्त की आंच ने जीवन को बखूबी तपा दिया है। और इस पल वो इतना तरल हो चुका है कि उसे एक सही सांचे में उतार देने के लिए बस एक शिद्दत भरे हौसले की जरूरत है, क्योंकि इस आश्चर्यजनक बदलाव ने सबको बुरी तरह से झकझोर दिया है और जीवन को सच्चाई का आईना दिखा दिया है। तो जरूरत बस इतनी है कि इस आईने को चमका के रखिए। हाँ, चमका के रखें और निरंतर उसे देखते भी रहें। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आईना हमने देखा रखा तो है, लेकिन उसकी तरफ देखना भूल जाए। हो सकता है कि जीवन में कोई पल ऐसा आए जब उसकी तरफ नजर ना जाए, लेकिन जैसा ही मौका मिले एक बार आईना तो देखना बनता है। नजर देखना तो बनता है। और वो आईना जब जब दिखेगा तब तब याद आ जाएगा कि हाँ, कहीं पर उस पुरातन में से भी हमें नवीनता खोज कर लानी है और उस नवीनता को आज की परिस्थितियां हैं उनमें हम कैसे इस्तेमाल करें उस पुराने को जो समृद्ध करता है। बस यही ढूंढना है। और अब ये ढूंढना है जो वो हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में सखियों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। तो सभी सखियों को राजुल और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।